हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का नाम है एम फेज के बारे में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे और एनसीईआरटी के लाइन से छुपे हुए हर एक लाइन का गूढ़ रहस्य भी मैं आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आकाश का माइंड मैप से उस टॉपिक को रिवीजन करेंगे और अभी तक नीट में एम फेज से कौन कौन सवाल पूछा गया है उसको भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये 2017 का क्वेश्चन है, 16 का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2000 देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जा चुका है। ये 2013 का क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के लेक्चर के बाहर नीट में कभी भी ना क्वेश्चन पूछा जा चुका था और ना ही कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मैं प्रूफ नीट एग्जाम के जस्ट बाद दूंगा। तो चलिए इसी बिलीव के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एम फेज। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मेरे साथ मार्किंग करते और समझते हुए जाइएगा। चलिए पढ़ते हैं। दिस इज मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ये जो एम फेज है, एम फेज ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। किसका? तो सेल साइकिल का। तो पहला ही लाइन से सवाल बन सकती है कि सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कौन होगा? तो क्या बताएंगे? एम फेज होगा। इन्वॉल्व इन मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जितने भी सेल का कंपोनेंट है उसका वर्चुअली, वास्तविक रूप से नहीं, रियल रूप से नहीं, बल्कि वर्चुअली क्या होगा? रीऑर्गेनाइजेशन होगा। किसका? तो सेल के सभी कंपोनेंट का। कौन सा फेज में? तो एम फेज में। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेल साइकिल का कौन ऐसा फेज है जिसमें सेल के जितने भी मेजर कंपोनेंट है उसका रीऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली होता है। क्या बताएंगे? एम फेज होगा। नेक्स्ट लाइन आगे देखिए। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। इसमें पेरेंट और प्रोजेनी सेल में, पेरेंट सेल और उसके बच्चे के सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? सेम होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इस लाइन को आप याद रखेंगे। पेरेंट एंड प्रोजेनी में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या होगा दोस्तों? सेम ही होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इसमें इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो इसको इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एम फेज, किस फेज को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे? तो उसका आंसर क्या बताइएगा? एम फेज को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। मेरे साथ लिखते हुए जाइए और एनसीईआरटी को इसी तरह से पढ़िएगा, तभी जाकर के सारा क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के कौन से लाइन से क्वेश्चन पूछ देगा ये किसी को पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रू फोर कन्वेंस mitosis has been divided into 4 category of nuclear division karyokinesis। देखिए कन्वेंस के आधार पे माइटोसिस जो होगा, जिसको हम लोग एम फेज भी कहेंगे, इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सा स्टेज में? तो न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी कहेंगे। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, साइटोकाइनेसिस कहेंगे और पिछले क्लास में पढ़े थे। और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहेंगे? तो कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहेंगे, जो पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे। इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। देखिए सेल डिवीजन कैसा है? तो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूअस रूप से होने वाली एक क्या है? प्रोसेस है। ये नहीं कि आज पढ़ाई किए और फिर कल पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर परसों पढ़ाई करेंगे, आज का लेक्चर देख लिए और फिर कल का लेक्चर नहीं देखेंगे। मतलब हर लेक्चर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, हर टॉपिक जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार सेल का जो डिवीजन है वो भी एक क्या? प्रोग्रेसिवली प्रोसेस है। आप खुद सोच करके देखिए। अभी मान लीजिए आप 16, 17, 18, 19, 20 साल के आसपास आपका एज होगा, तो ये आपका एज जो है ये एक प्रोग्रेसिवली प्रोसेस है। आपका डिवीजन जो है, ऐसा तो नहीं कि किसी साल आप पढ़े और किसी साल नहीं पढ़े, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। किसी साल आपका एज जुटेगा, किसी साल बीच का एज नहीं जुटेगा।
ऐसा नहीं ना होगा, वो क्या एक प्रोग्रेसिवली प्रोसेस है। ठीक उसी प्रकार सेल का भी डिवीजन भी क्या होगा, एक प्रोग्रेसिवली प्रोसेस है। एंड अ वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, और क्लियर कट लाइन इसमें ड्रॉन नहीं की जा सकती है, कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेज, अलग अलग स्टेज में, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में क्लियर कट लाइन हम लोग नहीं दे पाएंगे कि ये अलग है वो अलग है, इस तरह से है नहीं। बात समझे? आगे का लाइन पढ़ते हैं। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फ्लोविंग 4 स्टेज। कैरियोकाइनेटिक्स को 4 स्टेज में हम लोग बांट करके स्टडी करेंगे। क्योंकि देखिए जब आप क्लास 9th में थे, फिर 10th में थे, फिर 11th में आए हैं, फिर 12th में जाएंगे, नीट का ड्रॉपर अगर कोई स्टूडेंट है तो अलग अलग क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट का को बांट करके हम लोग स्टडी किए, क्योंकि वो सब्जेक्ट में ज़्यादा रिसर्च हो चुका है, ज्ञान आ चुकी है, तो सबको एक जगह बांट करके हम लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। ये एक एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, जब आप मिडिल स्कूल में पढ़ाई करते होंगे तो उस समय देखिएगा कि क्लास 1 का अलग क्लासरूम, क्लास 2 का अलग क्लासरूम, क्लास 3 का अलग क्लासरूम, क्लास 4 का अलग क्लासरूम, क्लास 7, 8, 9, 10 सब का अलग अलग क्या होता है, क्लासरूम होता है। लड़का का अलग ग्रुप होती है, लड़कियां का अलग ग्रुप होती है। प्रार्थना के समय में हम लोग जब लगते थे तो अलग अलग ग्रुप बना के लगते हैं। प्रार्थना बॉयज के लिए अलग पंक्ति, गर्ल्स के लिए अलग पंक्ति। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होगा। कैरियोकाइनेसिस जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस इसका मतलब क्या बताइए, तो न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग 4 पार्ट में बांट करके स्टडी करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है प्रोफेज, दूसरा पार्ट है मेटाफेज, तीसरा पार्ट है एनाफेज और चौथा पार्ट है टीलोफेज। अब इसके बारे में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के बारे में काफी डिटेल से 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं अभी तक जो पढ़े हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। प्रोफेज, एम फेज क्या होगा, देखिए ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है किसका, तो सेल साइकिल का। इसमें क्या होता है, मेजर सेल का कंपोनेंट जो होता है वो वर्चुअली रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का जो नंबर होगा पेरेंट और प्रोजेनी के क्रोमोजोम नंबर क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहेंगे। माइटोटिस जो होगा वो डिवाइड करेगी 4 स्टेज। किसके 4 स्टेज में, तो न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस भी कहेंगे। ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है सेल डिवीजन के लिए। और सेल डिवीजन क्या होता है, प्रोग्रेसिवली प्रोसेस है, और इसमें कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है। इसको अलग अलग करके हम लोग क्लियर कट नहीं देख सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस को 4 पार्ट्स में हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो उम्मीद करते हैं ये रिवीजन भी हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रोफेज। अब क्या कर लीजिए, आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। जैसे हम लोग जर्किन में या जब स्पीड करते हैं तो या बहुत डेंजर कंडीशन से गुजरते हैं तो कहा जाता है सीट बेल्ट बांध लीजिए। ठीक उसी प्रकार ये टॉपिक का समझिए एक्शन से भरपूर, ये सिनेमा मान लीजिए अगर होगा तो इसका एक्शन से भरपूर सीन स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए। इसका मतलब ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए। देखिए प्रोफेज पढ़ेंगे और नीट में इससे सवाल निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए प्रोफेज क्या होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज विच इज फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, फॉलो द एस एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है कि ये फर्स्ट स्टेज है किसका, तो कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस का। मतलब माइटोसिस में जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा दोस्त, तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसका फर्स्ट स्टेज है। और ये किसको फॉलो करती है, तो इंटरफेज के 2 फेज को फॉलो करती है। किसको, तो S एंड G2 फेज को फॉलो करेगी। और इसको बढ़िया समझना है तो चलिए एक बार फिर से फिगर देख लेते हैं। 10.1 फिगर देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं प्रो फेज के बारे में, मतलब इस फेज के बारे में, जो ये एम फेज माइटोसिस का एक फेज है। इस कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है। जो इंटरफेज ये था, इंटरफेज जिसमें G1 S एंड G2 फेज आएगी। तो ये जो है इंटरफेज के 2 फेज को से फॉलो अप होती है, एक S फेज से और दूसरा G2 फेज से। कौन, तो प्रो फेज। देख रहे हैं इधर से ऐसे ही ना आती है, तो पहले S1 फिर S आएगी, फिर G2 आएगा, फिर
क्या आएगा, प्रोफेज आएगी। तो ये कैरियोकाइनेसिस, एम फेज के कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है प्रोफेज, जो किसको फॉलो करती है, तो SnG2 फेज को फॉलो करती है। उम्मीद करते हैं फिगर से भी ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगला इंपोर्टेंट लाइन देखते हैं। इन द SnG2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्मेट। S और G2 फेज में जो होता है न्यू DNA मॉलिक्यूल क्या होती है, फॉर्मेट होती है। आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं होगा मतलब अलग अलग नहीं होगा, लेकिन इंटरवाइंड होगा मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। यह भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये नीट में सवाल पूछा जा चुका है कि SnG2 फेज में न्यू DNA मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉर्मेट होती है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, नॉट डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन ये इंटरवाइंड होगा मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। अगला लाइन देखिए। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज जो होती है वो मार्क्ड होती है किससे, तो यहाँ पे इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होती है किसके, कंडेंसेशन, तो क्रोमोसोमल मटेरियल के कंडेंसेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, उसी का यहाँ पे मार्क्ड की जाती है। तो ये जो लाइन है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, और ये लाइन नीट में पूछा जा चुका है। तो इसको आप याद रखेंगे आगे की क्लास में, और पूरा जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए तब तक इस लाइन को याद रखिएगा। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल किस में होता है, तो प्रोफेज में होता है, जो एम फेज का एक पार्ट है। अगला लाइन देखिए। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड। क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ क्या हो जाता है, अनटेंगल हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिड कंडेंसेस। क्रोमेटिड क्या हो जाता है, कंडेंसेस करती है किस, उस प्रोसेस में यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल अनटेंगल होती है, और फिगर 10.2a में इसमें दिया गया है। कौन सा फिगर, 10.2a में दिया गया है। अगला लाइन देखिए, उस फिगर को भी हम लोग देखेंगे। द क्रोमोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाता है, ऑफ इंटरफेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रोमोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। क्रोमोसोम सॉरी, यहाँ पे सेंट्रोजोम है, क्रोमोसोम नहीं, क्या सेंट्रोजोम जो होती है डुप्लीकेट करती है कौन सा स्टेज में, तो एस स्टेज में, एस फेज में ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के एस फेज में यहाँ पे सेंट्रोजोम जो होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, डुप्लीकेट कर जाती है, मतलब अपना कॉपी बना लेता है। जैसे सिनेमा में देखते हैं डुप्लीकेट, शक्तिमान देखते होंगे तो एक मैन हीरो है, एक उसका डुप्लीकेट होता है। हम सभी के भी जिंदगी में हम सभी तो अपने डुप्लीकेट वर्जन में ही होते हैं। कभी कभी बहुत खुश होते हैं, कभी कभी दुख होते हैं। हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में बुराई होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सेंट्रोजोम जो होगा वो एस फेज के, इंटरफेज के एस अवस्था में क्या होती है, डुप्लीकेट कर जाती है। नाउ बिगिंग टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ सेल। ये क्या हो जाती है दोस्तों, अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट हो जाती है। अपोजिट पोल पे मूव करना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पोल पे मूव करना इसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो ये याद रखेंगे, प्रारंभ में ये मूव करती है, प्रारंभ से मूव करने लगती है अपोजिट पोल ऑफ सेल पे, ठीक है। अगला लाइन देखिए। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्केट बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट। अगर ये प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगी तो निम्नलिखित इवेंट इसमें दिखाई देगा, और जो भी इवेंट दिखाई देगा उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इसका भी एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। प्रोफेज क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस का, जो किसको फॉलो करेगी, तो इंटरफेज के एस एंड G2 फेज को फॉलो करेगी। एस और G2 फेज में न्यू DNA मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्मेट होगी, लेकिन इसको हम और इसको डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बट ये क्या होगा, इंटरवाइंड होगा। प्रोफेज किसको मार्क करेगा, तो इनिशिएशन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब क्रोमोसोमल मटेरियल के इनिशिएशन को ये क्या करेगी, मार्क्ड करेगी। यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो जाती है, अनटेंगल होती है किस फेज में, तो क्रोमेटिड जब कंडेंसेस होती है उस समय। सेंट्रोजोम जो होगा वो डुप्लीकेट करेगी कौन सा फेज में, तो एस फेज किसके, कौन एस फेज किसके, तो इंटरफेज के एस फेज में ये क्या होती है, डुप्लीकेट करती है सेंट्रोजोम। न्यू प्रारंभ में जो होती है ये मूव करेगी अपोजिट पोल, सेल के अपोजिट पोल पे, और
कंप्लीट होगा प्रोफेज तो कौन कौन इवेंट दिखाई देगी उसको हम लोग नीचे देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी रिवीजन हो गया होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो देखिए दोस्त, ये जो दो फिगर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है अर्ली प्रोफेज का सीन दिया गया है और दूसरा है लेट प्रोफेज का, मतलब प्रारंभ के समय में ऐसा फिगर होगा और जब वो प्रोफेज हो जाएगी लास्ट अवस्था में ऐसा होगा। ठीक है, इसमें देखिए ये जो है वो मूव करती है अपोजिट पोल की ओर, अपोजिट पोल की ओर क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी में देखे थे। उम्मीद करते हैं ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब उसका इवेंट हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखिए यही इवेंट इसमें दिया गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो इंपोर्टेंट लाइन दिया गया है और ये दोनों इंपोर्टेंट लाइन से नीट में ज्यादातर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो यहीं से बच जाएगा। पहला इंपोर्टेंट लाइन देखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेंस टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमोसोमल मटेरियल जो होगा वो क्या कर जाएगी दोस्त, कंडेंस कर जाएगी और किसका फॉर्मेशन कर लेगी, तो कंपैक्ट माइटोटिक्स क्रोमोसोम का क्या कर लेगी, फॉर्मेशन कर लेगा। तो नीट में सवाल पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करके और क्या करेगी, तो कंपैक्ट माइटोटिक्स क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगा। ठीक है, मतलब सवाल पूछा जाएगा कंपैक्ट किसका निर्माण करेगी, क्या बताएंगे, क्रोमोसोम का निर्माण कर लेगी। अगला लाइन देखिए, क्रोमोसोम आर सीन टू बी composed of two chromatids attached together at centromere। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और नीट में सवाल पूछा जा चुका है। ये क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड। क्रोमोसोम जो होगा यहाँ पे दिखाई देगा कैसे, तो दो क्रोमेटिड क्या होगा, कंपोज करेगी और अटैच किससे रहेगा, तो अटैच टुगेदर मतलब आपस में अटैच रहेगा, सेंट्रोमियर से ये अटैच रहेगा। कौन, तो क्रोमोसोम। उम्मीद करते हैं ये भी लाइन समझ में आ गया होगा। अगला लाइन देखिए, अगला लाइन ये है, सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगो डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेज। सेंट्रोमियर जो होता है वो डुप्लीकेट करती है, वो क्या करती है, डुप्लीकेट कौन सा फेज में, तो इंटरफेज में। अभी हम लोग देखे थे ना इंटरफेज, जिसमें G1 S एंड G2 फेज आएगी तो इंटरफेज में, एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल। और ये मूव करेगी किसकी ओर, तो अपोजिट पोल, सेल के अपोजिट पोल की ओर मूव करेगी। अभी हम लोग फिगर में देखे थे। अगला लाइन देखिए, इच सेंट्रोमियर रेडिएटेड, प्रत्येक सेंट्रोमियर क्या करें, रेडिएटेड आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड ईस्टर। और प्रत्येक सेंट्रोमियर क्या करेगी, रेडिएटेड किसकी ओर, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ओर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ईस्टर भी कहेंगे। टू ईस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर माइटोटिक्स एपरेटस। और दो ईस्टर आपस में मिल करके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगी जिसको हम लोग माइटोटिक्स एपरेटस भी कहेंगे। दो स्पिंडल फाइबर, देखिए दो ईस्टर जो होगा वो आपस में स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ करके किसका फॉर्मेशन करेगी, तो माइटोटिक्स एपरेटस का फॉर्मेशन करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों भी लाइन समझ में आ गया होगा और इसको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़िए। एनसीईआरटी का अगला लाइन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूज अंडर माइक्रोस्कोप। जब सेल जो होती है कौन अवस्था में देखेंगे, सेल को देखेंगे प्रोफेज के एंड अवस्था में, किसके हेल्प से देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का चर्चा यहाँ नहीं किया गया है। सवाल पूछा जाएगा माइक्रोस्कोप ऑप्शन रहेगा उसमें बनाना है, ना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो क्या क्या नहीं देखेंगे, मतलब सेल को जब हम देखेंगे प्रोफेज के एंड अवस्था में किसके हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे, तो डू नॉट शो, क्या क्या शो नहीं करेगी, तो गोल्जी एपरेटर कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो नहीं करेगी, उसके बाद न्यूक्लियोलस शो नहीं करेगा एंड न्यूक्लियर इन्वेलप शो नहीं करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, डू नॉट शो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ये सब शो नहीं करेगी। कौन स्टेज में, तो प्रोफेज के एंड अवस्था में ये सब शो नहीं करेगी। और ये लाइन नीट में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछी
जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन आप सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग इसका रिवीजन आकाश के माइंड मैप से करते हैं। तो चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। एम फेज, जिसको हम लोग माइटोसिस भी बोलेंगे, और उसका इंपोर्टेंट लाइन, सभी लाइन देख लीजिए। पहला लाइन है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, अभी एनसीईआरटी में देखिए मोस्ट ड्रामेटिक होगा। दूसरा लाइन देखिए, क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम हेंस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। देखिए इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो होगा ना वो पेरेंट सेल में और प्रोजेनी सेल में क्या होगा दोस्त, सेम होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन भी कहेंगे। इसको क्या कह सकते हैं दोस्त, इक्वेशनल डिवीजन भी कहेंगे। इसको स्टडी की सुविधा के लिए निम्नलिखित पार्ट में बांटा गया है। पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, पहला क्या है दोस्त, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का क्या होगा, डिवीजन होगा। अब कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 पार्ट्स में बांटा गया है जो एनसीईआरटी में दी गई थी। मेरे साथ बोलिएगा, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज एंड चौथा टीलोफेज। और आज के क्लास में हम लोग प्रोफेज के बारे में काफी डिटेल से स्टडी किए हैं। तो चलिए इसका भी एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए प्रोफेज की हर एक लाइन को हम लोग फिर से क्विक रिकैप ले लेते हैं, प्रोफेज के बारे में स्टडी करेंगे। पहला लाइन देखिए, फर्स्ट फेज फॉलो SNG2 फेज ऑफ इंटरफेज। अभी हम लोग एनसीईआरटी में देखिए ये पहला फेज है, और SNG2 फेज को क्या करती है, इंटरफेज की SNG2 फेज को फॉलो करती है। दूसरा लाइन देखिए, मार्क by the initiation of condensation of chromosomal material which become untangled। यहाँ पे initiation of condensation of chromosomal material होगा, जो क्या होगी दोस्तों, untangle होगा, become क्या होगी, untangle। तीसरा इंपोर्टेंट लाइन देखिए, एनसीईआरटी में तो वो लाइन देखिए लिखे हैं, क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होगा, मूव करके कहाँ पे चल जाएगी, तो अपोजिट पोल की ओर स्टार्ट हो जाएगा मूव करना। अगला लाइन देखिए, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्केट। जब प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगी तो क्या क्या मार्केट करेगी, तो पहला लाइन देखिएगा उसका, क्रोमोसोम कंटेन्स टू फॉर्म कम्पैक्ट माइटोटिक्स क्रोमोसोम देखिए क्रोमोसोम जो होगा वो कंटेन्स करेगी, अब फॉर्म करेगा कम्पैक्ट माइटोटिक्स क्रोमोसोम को ये फॉर्म करेगी। दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन देख लेते हैं, each chromosome reach at pole of radiated out microtubule called ester। प्रत्येक क्रोमोसोम कहाँ पे पहुंच जाएगी, पोल पे पहुंच जाएगा, और रेडिएटेड आउट करेगी किसके, माइक्रोट्यूब्यूल से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, एस्टर भी कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। ये क्रोमोसोम जो होगा वो रीच आउट करेगी पोल पे, और रेडिएटेड आउट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल से, जिसको हम लोग एस्टर भी कहेंगे। टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर माइटोटिक्स एपरेटस। दो एस्टर आपस में मिल करके किसका फॉर्मेशन कर लेगी, तो माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन कर लेगी। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लाइन है। फिर आगे देखिए, एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेल डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। जब प्रोफेज इंड हो जाएगी तो क्या क्या नहीं दिखेगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, और न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखेगी। तो ये सारा लाइन उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे। चलिए ये दोनों फिगर भी देख लेते हैं, ये अर्ली प्रोफेज का है और ये लेट प्रोफेज का है। ये दोनों फिगर उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे। आज के क्लास में जो पढ़े हैं उस टॉपिक से जो क्वेश्चन नीट में पूछा गया है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2016 में जो पूछा गया है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच करेगी। सवाल है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, उसको आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। माइटोसिस में सोमेटिक सेल का कौन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होगा, उसको बताना है। 4 ऑप्शन है और उसमें एक ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। आज के टॉपिक से पूछा गया ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जो 2000 ईस्वी में पूछा गया था। क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर यूनाइट विथ
विच स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर यूनाइट करेगी कौन सा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम से। और ये सवाल आज के लेक्चर से ही पूछा गया है, तो इसको भी आप बना ले जाएंगे। 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन सही होगा, उसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जो 1998 ईस्वी में पूछा गया है। क्वेश्चन बोलती है माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन द, माइक्रोट्यूब्यूल किस में इन्वॉल्व करेगी, उसको बताइए। 4 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन करेक्ट होगा और इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का वीडियो यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई के सपोर्ट में आइए। धन्यवाद दोस्तों।